आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं तथा वृत्त से संबंधित जितने भी पद हैं, टर्म्स हैं, उन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। ये वीडियो जूनियर क्लास से लेकर के सीनियर क्लास तक के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं वृत्त को पढ़ना होता है। इस वीडियो में वृत्त तथा उससे संबंधित जितने भी पद हैं उन सभी का बेसिक नॉलेज आप लोगों को दिया जाएगा। तो आइए अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वृत्त क्या है, यानी कि वृत्त किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक, वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर तथा वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस किसे कहते हैं, ये हम लोग समझेंगे। तीसरा, एक वृत्त तल को कितने भागों में विभाजित करता है। तल का मतलब प्लेन, सतह, जैसे ये बोर्ड हो गया तल, तो इस तल को एक वृत्त कितने भागों में विभाजित करता है, उन सभी का नाम क्या है, ये भी समझने वाले हैं हम लोग। चौथा, वृत्तीय क्षेत्र यानी कि सर्कुलर रीजन हम लोग किसे कहते हैं। पांचवा, जीवा यानी कि कोड किसे कहते हैं हम लोग। छठा, व्यास यानी कि डायमीटर क्या होता है। सातवां, त्रिज्या तथा व्यास में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध होता है, कैसे यह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। आठवां, चाप यानी कि आर्क, तो वृत्त का चाप क्या होता है ये भी देखेंगे हम लोग। नौवां, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, अर्धवृत्त किसे कहते हैं हम लोग ये भी देखने वाले हैं। 10वां टॉपिक, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि हम लोग किसे कहते हैं ये भी देखेंगे। 11वां, वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट, वृत्तखंड हम लोग किसे कहते हैं। और 12वां, त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर, त्रिज्यखंड क्या होता है। इन सारे चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में बारी बारी से समझने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पर, इन सारी चीज़ों को बारी बारी से समझते हैं। तो आइए अब हम लोग वृत्त के बारे में समझते हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं तथा वृत्त का केंद्र तथा वृत्त की त्रिज्या हम लोग किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। एक तल में उन बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर कहते हैं तथा समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कहते हैं। तो ये तल क्या होता है, तो देखिए तल का मतलब इंग्लिश में प्लेन होता है, मतलब सतह आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आपका कॉपी का पेज है तो वह तल हो गया, ये हमारा व्हाइट बोर्ड हो गया, ये तल हो गया। तो इसी तल में अगर आप एक बिंदुओं का ऐसा समूह लेते हैं जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, तो उसी बिंदुओं के समूह को हम लोग वृत्त कहते हैं। कैसे, तो समझते हैं हम लोग कुछ फिगर बना करके। यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा एक तल है, सतह है, यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं का समूह ले रहे हैं। देखिए इस तरह से ये ले लिए, बहुत सारा बिंदु है, इसमें बिंदुओं का समूह ले लिए, और इसी तल में एक स्थिर बिंदु हम ले रहे हैं, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। और इस फिक्स्ड पॉइंट से, स्थिर बिंदु से जब हम इन सारे बिंदुओं के समूह का दूरी नाप रहे हैं, जैसे यहाँ का दूरी ले लिए या इधर का दूरी, कहीं भी आप दूरी ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, तो सारा जो दूरी है ये समान होना चाहिए। इन सारे बिंदुओं का जो कलेक्शन आप लिए हैं, बिंदुओं का जो समूह लिए हैं, इस स्थिर बिंदु से अगर सारा समान दूरी पर है तो इसी बिंदुओं के समूह को हम लोग कहते हैं कि यह वृत्त है। और ये जो स्थिर बिंदु हुआ आपका यहाँ पर, इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं वृत्त का केंद्र। और ये जो दूरी हो गया, समान दूरी, जितना भी आप देख रहे हैं, इन सब को ही हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। अब एग्जैक्ट वृत्त का फिगर बना करके देखिए, ये समझिए कि बिंदुओं का ही समूह है, सारा एक दूसरे से एकदम क्लोज है, सटा हुआ है, और ये बिंदुओं का समूह हो गया। और इसके एकदम ठीक बीच में, मध्य में हम एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि स्थिर बिंदु ले लेते हैं। ये इधर उधर नहीं करना है आपको। तो यही फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ से इस वृत्त के आप किधर भी चले जाएं, कहीं भी दूरी खींच ले, वृत्त के किसी भी बिंदु से मिला लें, तो सारा दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यही बिंदुओं का समूह जो बन के तैयार है, इसी को हम लोग कहते हैं कि यह
वृत्त है। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट यानी स्थिर बिंदु है, अगर इसका नाम हम ओ दे देते हैं तो यही आपका वृत्त का केंद्र कहला गया। ओ ही क्या है आपका वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और ये जो दूरी आप देख रहे हैं, आप किसी भी दिशा में दूरी खींच सकते हैं, सभी बराबर होता है। तो मान लीजिए ओ से पी तक हम अगर दूरी खींच लेते हैं तो ये ओपी ही हो गई आपका वृत्त की त्रिज्या। यही सारा बात आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र, ये स्थिर बिंदु हुआ, इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं, तथा समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और ये जो समान दूरी आप देख रहे हैं, यहाँ खींचे हैं, इधर खींचे हैं, इधर खींचे हैं, ये सब यही हो गया आपका वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ तो हम लोग परिभाषित किए कि स्थिर बिंदु से जो समान दूरी है वृत्त पर का, उसको हम लोग कह दिए कि वृत्त की त्रिज्या है। लेकिन उसको एक रेखाखंड के भी रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे, देखिए, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो हम लोग जान गए कि ये जो स्थिर बिंदु है क्या है, केंद्र है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र से, यहाँ से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, आप यहाँ पर वृत्त पे बहुत सारा बिंदु है, तो आप किसी भी बिंदु को मिलाते हुए अगर एक रेखाखंड बना लेते हैं तो उस रेखाखंड को ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे ओपी रेखाखंड हो गया तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गया। ओ से अगर हम इधर भी मिला देते हैं ओ क्यू, तो ये भी वृत्त का त्रिज्या हो गया। यानी आप केंद्र से वृत्त पर के बिंदु को आप मिला लीजिए तो जो रेखाखंड बनता है ये सब बराबर होता है आपस में। OP बराबर OQ, या और भी कोई नाम दे सकते हैं, बहुत सारा वृत्त में त्रिज्या खींच सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तो वो जो सारा रेखाखंड हुआ केंद्र से वृत्त के बिंदु को मिलाते हुए, सभी को हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरे टॉपिक को। एक वृत्त तल को कितने भागों में विभाजित करता है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका जवाब क्या देंगे? तो एक वृत्त तल को 3 भागों में विभाजित करता है। और कौन कौन सा भाग? तो पहला है अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर, वृत्त के अंदर के भाग को अभ्यंतर कहते हैं हम लोग। दूसरा खुद वृत्त हो गया, जहां पर बना हुआ होता है, दूसरा भाग वो हो गया। और तीसरा भाग बहिर्भाग, जिसे एक्सटीरियर कहते हैं हम लोग, यानी कि वृत्त के बाहर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं। तो कैसे, इसको समझते हैं हम लोग फिगर से। मान लीजिए यह एक तल है, इस पे हम लोग इस तरह से एक बना लेते हैं आयताकार, और इसे मान लेते हैं कि यह एक तल है। ठीक है, तो इस तल में अगर हम एक वृत्त बनाते हैं, देखिए वृत्त बना दिए, तो ये इस तल को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। ये तो वृत्त का केंद्र हो गया। तो देखिए वृत्त का अंदर का जो भाग हुआ, जो क्षेत्र हुआ, इसको ही हम लोग कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं इसको? अभ्यंतर कहते हैं। ठीक है, जितना ये वाला पार्ट है सब हो गया आपका अभ्यंतर। और दूसरा भाग खुद वृत्त ही है। ये जो इतना जगह कवर किया है सतह पर, तल पर, ये इसे ही हम लोग दूसरा भाग कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं वृत्त। खुद वृत्त ही हो गया दूसरा भाग, जो इतना जगह ये कवर किया। और तीसरा ये जो बाहर का भाग आपको दिख रहा है इस तल पर, इसे ही हम लोग कहते हैं बहिर्भाग यानी कि एक्सटीरियर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक वृत्त तल को 3 भागों में विभाजित करता है। पहला भाग हो गया अभ्यंतर यानी वृत्त के अंदर का भाग, दूसरा भाग हो गया खुद वृत्त जो इतना जगह ये घेरे हुए है, और तीसरा भाग हो गया वृत्त के बाहर का भाग यानी कि बहिर्भाग। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एक वृत्त तल को 3 भागों में विभाजित करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि वृत्तीय क्षेत्र यानी कि सर्कुलर रीजन हम लोग किसे कहते हैं। तो वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोग अभी पिछले टॉपिक में समझे कि एक वृत्त जो है वो तल को 3 भागों में विभाजित करता है। तो हम लोग वहां पर देखे थे कि एक तल था ये, ठीक है, ये तल था। तो यहाँ पर अगर हम एक वृत्त बनाते थे तो इस तल को ये वृत्त 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो हो गया वृत्त के अंदर का भाग अभ्यंतर,
दूसरा खुद वृत्त हो गया और तीसरा बाहर का भाग हो गया। और यहाँ पर आपसे कह रहा है वृत्तीय क्षेत्र के बारे में कि वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि अभ्यंतर ये हो गया वृत्त के अंदर का भाग, और इस वृत्त को भी शामिल कर लीजिए, ये पूरा वृत्त और उसका अंदर का भाग जब पूरा शामिल हम लोग कर लेते हैं तो यही कहलाता है वृत्तीय क्षेत्र। इसे ही वृत्त का क्षेत्रफल भी हम लोग कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर भी बना के समझ लेते हैं। जैसे ये वृत्त हो गया, तो इस वृत्त को लेते हुए इसके अंदर के भाग को भी शामिल कर लीजिए, तो ये टोटल जो आपका रीजन है, क्षेत्र है, इसे ही हम लोग कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि जीवा यानी कि कोड किसे कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक वृत्त यहाँ पर खींच लेते हैं, तो ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। तो इस वृत्त पर के किसी भी दो बिंदु को आप मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचिए, उसे ही वृत्त की जीवा यानी कि कोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ए ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ बी ले लेते हैं, और इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखाखंड खींच लिए ए बी, तो इसे ही वृत्त की जीवा कहते हैं। तो एक वृत्त में हम लोग अनंत जीवा खींच सकते हैं, कोई अंत नहीं है। जिधर से भी आप चाहें, जैसे यहाँ से दो बिंदु को मिलाते हुए खींच लिए पी क्यू, तो ये भी हो गया वृत्त का जीवा। इधर से भी खींच सकते हैं, ये भी वृत्त का जीवा हो गया। और केंद्र से भी खींच सकते हैं, ये भी वृत्त का जीवा हो गया। लेकिन आगे चल के ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर के जाता है, इसका फिर अलग से नाम व्यास हो जाता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि वृत्त पर के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग वृत्त की जीवा कहते हैं, और एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कहीं भी आप खींच सकते हैं, ये सब क्या है, जीवा ही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कि व्यास यानी कि डायमीटर किसे कहते हैं। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। यहाँ आप लोग सीखे कि जीवा क्या होता है, और इन जीवा में ही जो सबसे लंबी जीवा होगी उसे ही फिर वृत्त का व्यास कहा जाता है। और इसे दूसरे तरीके से भी परिभाषित किया जाता है कि वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारा जीवा, जैसे ए बी हो गया, पी क्यू हो गया, तो इन सारे में आपको सबसे लंबी जीवा कौन सी दिख रही, वही वाला जो केंद्र से होकर के गुजरता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये हो गया आपका वृत्त, ठीक है, और यहाँ हो गया बीच में केंद्र ओ। तो आप कहीं भी आप जीवा खींचे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारा जीवा खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा जीवा खींचते हैं जो केंद्र से होकर के गुजरे, जैसे देखिए यहाँ से होकर के गुजरा है, ये नाम दे देते हैं ए बी, तो ये जो केंद्र से होकर के जीवा गुजरती है, ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। आप नापेंगे तो इस जीवा की लंबाई बाकी सारे जीवा से अधिक होगी। केंद्र से होकर के आप बहुत सारे खींच सकते हैं, जैसे यहाँ से भी खींच सकते हैं, ये भी केंद्र से ही होकर के गुजर रहा है। तो इसीलिए दूसरे तरीके से ये भी परिभाषित किया गया है कि वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, और अगर केंद्र से गुजर रही है तो इसका मतलब कि वह वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। तो ये दोनों बात आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, और वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरती है वृत्त का व्यास कहते हैं। दोनों एक ही बात हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर समझ लेते हैं फिगर बना के। ये वृत्त का मान लीजिए केंद्र हो गया, तो यहाँ से केंद्र से होते हुए हम लोग यहाँ पर एक जीवा बना लिए, नाम दे देते हैं ए बी। तो यही इसी ए बी को हम लोग कहते हैं वृत्त का ये व्यास है, ठीक है। और भी बहुत सारा खींच सकते हैं, जैसे यहाँ से खींच सकते हैं, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, तो ये पी क्यू भी हो गया आपका वृत्त का व्यास। तो इस तरह का जितना भी आप जीवा खींचे जो कहाँ से गुजरे, केंद्र से गुजरे, उसी को हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। तो इसे समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पर है त्रिज्या तथा व्यास में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, या हम लोग यह कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इसे हम लोग अब फिगर से समझ लेते हैं।
जैसे कि मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया, यहाँ पर मान लीजिए केंद्र O हो गया, ठीक है। और हम लोग अभी जान चुके हैं कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा यानी कि जो केंद्र से गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक जीवा खींचते हैं जो केंद्र से होकर के गुजरे, ठीक है, और नाम दे देते हैं इसका AB। तो ये हो गया आपका व्यास। आप लोग जान चुके हैं कि जो केंद्र से गुजरती है जीवा उसे ही हम लोग व्यास कहते हैं। तो AB हो गया वृत्त का व्यास। और आप लोग जानते हैं कि केंद्र से वृत्त पर के किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि O से वृत्त पर का कोई बिंदु A को अगर हम मिलाते हैं तो इस आधे दूरी को हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। OA को या OB को, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। यानी कि OAR हो गया और OB भी R हो गया। यानी कि त्रिज्या का इंग्लिश रेडियस होता है, इसीलिए हम लोग R से सूचित करते हैं त्रिज्या को। तो OA भी रेडियस हो गया और OB भी रेडियस हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि AB आपका पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, वृत्त का व्यास है, और इसका आधा भाग OA वृत्त की त्रिज्या है। तो इससे हम लोग यह कह सकते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। कैसे? देखिए, एक R यहाँ से यहाँ और एक R यहाँ से यहाँ, तो R प्लस R 2R हो गया। यानी कि वृत्त का जो व्यास AB हुआ वह 2 गुना R के बराबर हो गया। तो कैसे? देखिए, हम लोग AB बराबर लिख सकते हैं AO प्लस OB। ठीक, ये तो AO प्लस OB जोड़ेंगे तो AB के ही बराबर होगा। तो AB हो गया आपका वृत्त का व्यास, और व्यास का इंग्लिश होता है डायमीटर, तो इसको हम लोग सूचित करते हैं D से। और AO हो गया वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। और OB भी हो गया वृत्त की त्रिज्या, तो इसको भी R से सूचित करते हैं। तो इस तरह से आपको एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि D इक्वल टू R प्लस R यानी कि 2R। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। और फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2R बराबर D, 2R को बाएं तरफ कर दिए, D को दाहिने तरफ कर दिए। और इससे आगे हम लोग ये लिख सकते हैं कि R बराबर D/2, क्योंकि 2 गुना में है, इधर आया तो भाग में। और इस रिलेशन से हम लोग यह कह सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है। यानी व्यास में 2 से भाग दे दिए हैं, इसका आधा हो गया, और वो बराबर किसके है? त्रिज्या के। तो इस तरह से आपको ये संबंध समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब समझते हैं कि वृत्त का चाप यानी कि आर्क क्या होता है, किसे कहते हैं। तो वृत्त के किसी 2 बिंदुओं के भाग यानी कि टुकड़े को वृत्त का चाप कहते हैं। तो आइए इसे हम लोग एक फिगर के द्वारा समझते हैं। तो मान लीजिए यह एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त में मान लीजिए यह केंद्र है O। वृत्त पर कोई 2 बिंदु लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु Q लेते हैं। और इस दोनों बिंदु से जो आपको दिख रहा है टुकड़ा PQ, उसको काट करके आप समझिए अलग कर लीजिए। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इस तरह से R। तो यहाँ से अगर हम कटिंग करेंगे, इस वृत्त को काटेंगे इस दोनों बिंदुओं से, तो यह 2 भागों में बंट जाएगा, 2 टुकड़े में बंट जाएगा। तो एक भाग आपका ऊपर वाला ऐसे बन जाएगा, देखिए यहाँ पर हो गया P, यहाँ पर हो गया Q और ऊपर हो गया R। और एक टुकड़ा नीचे, ये छोटा वाला टुकड़ा हो गया, और इसका नाम हो जाएगा P और इसका नाम Q। तो ये जो टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये जो 2 भाग दिख रहा है, इसे ही वृत्त का हम लोग चाप कहते हैं या आर्क कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 ही टुकड़ा में बांट सकते हैं, वृत्त को आप चाहे कितने भी टुकड़ा में बांट दीजिए, वो प्रत्येक टुकड़ा वृत्त का चाप ही कहलाएगा। जैसे कि यह वृत्त है, हम यहाँ से और यहाँ से काट दिए, या फिर यहाँ से भी काट के निकाल दिए। मान लीजिए ये P है और ये Q है, तो ये जो टुकड़ा हुआ आपका PQ, यह वृत्त का चाप कहलाया। यहाँ पर नाम दे देते हैं जैसे R, तो ये जो टुकड़ा हुआ PR, P और ये R, ये भी वृत्त का चाप ही कहलाया। RQ टुकड़ा जो हुआ, ये भी आपका वृत्त का चाप ही कहलाया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु लेते हुए उस भाग को, उस टुकड़े को ही हम लोग वृत्त का चाप कहते हैं, ठीक है। तो वृत्त में जनरली मुख्य रूप से 2 तरह का चाप होता है, एक को हम लोग लघु चाप कहते हैं और एक को हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं। तो जो छोटा टुकड़ा है
छोटा का मतलब ही लघु होता है, उसे हम लोग लघु चाप कहते हैं। तो ये जो PQ वाला छोटा टुकड़ा है इसे हम लोग कहते हैं लघु चाप, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माइनर आर्क, ठीक है। और इसे सूचित कैसे किया जाता है, तो PQ लिख करके उस पर इस तरह से फिगर बना दिया जाता है चाप का, इस तरह से एक वक्र बना दिया जाता है PQ पर, तो इसे ही कहा जाता है चाप PQ। और ये जो बड़ा टुकड़ा हुआ PRQ इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो दीर्घ चाप हो गया। और इसे हम लोग कहते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क। और इसे भी लिखेंगे ऐसे PRQ, और इस पर भी एक वक्र इस तरह से बना देंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे कि यह दीर्घ चाप है और ये लघु चाप है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वृत्त पर कोई भी दो बिंदु लीजिए और दोनों बिंदुओं से मिलने वाला भाग या टुकड़े को ही वृत्त का हम लोग चाप कहते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल किसे कहते हैं। एक वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो उस प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। तो इसे समझिए फिगर से। ये मान लीजिए एक वृत्त हो गया और एक व्यास इसमें खींचिए, जैसे कि व्यास हम लोग खींच दिए AB, ठीक है। इधर नाम दे देते हैं P और इधर दे देते हैं Q। तो ये जो व्यास AB है यह वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और इस प्रत्येक भाग को ही हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक अर्धवृत्त आपका बन गया AB और यहाँ P, तो APB एक अर्धवृत्त हो गया। और नीचे की तरफ भी एक अर्धवृत्त बन रहा है, ये AB और ये Q। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि एक व्यास जो होता है वह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक यानी कि आधा भाग जो होता है वृत्त का उसे ही हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं, क्योंकि नाम में ही छिपा हुआ है अर्धवृत्त। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, तो वृत्त के आधे भाग को ही हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि व्यास सीधा सीधी ऐसे ही खींचेंगे तो ही ये दोनों, आप व्यास कहीं से भी खींच सकते हैं एक वृत्त में, जैसे कि ये हो गया आपका वृत्त, और आप ऐसे भी व्यास खींच सकते हैं AB। तो इधर वाला एक टुकड़ा आपको दिख रहा है और इधर वाला टुकड़ा दिख रहा है, ये दोनों बराबर बराबर हो गया और इसी दोनों भाग को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त जब भी आपको ऐसा दिखेगा फिगर तो आप समझ जाएंगे कि यह एक अर्धवृत्त है, या ऐसा दिख जाए तो इसे भी अर्धवृत्त कहेंगे, या इस तरह का फिगर आपको दिख गया ये भी अर्धवृत्त हो गया, ये भी अर्धवृत्त हो गया। तो आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि अर्धवृत्त क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस किसे कहते हैं। तो संपूर्ण वृत्त की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो बहुत ही आसान सी बात है ये। देखिए मान लीजिए यह एक वृत्त है, तो इस वृत्त का जो आपको ये बाउंड्री दिख रहा है इसकी ही लंबाई को माप लिया जाता है, तो जितना भी आएगा मान वही लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु हम A लगा देते हैं, यहाँ पर जो मापने वाला जो फीता होता है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और वृत्त पर ऐसे घुमाते हुए ऐसे चलेंगे और यहाँ तक फिर पहुँच जाएंगे, और ये पूरा जो लंबाई हुआ यह मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर आ गया। तो इस वृत्त की परिधि हो गई 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही होता है। तो यही होता है, जो संपूर्ण वृत्त की लंबाई है यानी कि बाउंड्री की लंबाई है उसे ही वृत्त की परिधि कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट किसे कहा जाता है। तो वृत्त की जीवा तथा चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। और वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड जिसे हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड जिसे हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो इसे हम लोग एक फिगर से समझते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए आपका एक वृत्त हो गया, इस वृत्त में आप एक जीवा खींचिए कहीं भी, मान लीजिए यहाँ पर तो केंद्र है O, तो जीवा आप कहीं भी खींच सकते हैं। वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग जीवा कहते हैं। तो यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं और यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं और इस दोनों को मिला देते हैं, तो ये AB हो गया वृत्त की जीवा। तो अब देखिए यहाँ पर ये AB जीवा हो गया और ये टुकड़ा जो वृत्त का हुआ यहाँ से यहाँ तक,
इस टुकड़े को हम लोग वृत्त का चाप कहते हैं। तो ये जीवा और ये चाप मिल करके एक कुछ क्षेत्र बना रहा है, तो इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। तो उसी तरह से ऊपर में भी आपको दिख रहा है कि ये ए बी जीवा हो गया, तो यहाँ से लेकर के इस तरह से चलेंगे तो ये भी एक चाप हो गया, ये बड़ा चाप हो गया। तो इस जीवा ए बी और इस चाप से भी घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग वृत्तखंड ही कहते हैं। तो हम यहाँ पर नाम कुछ दे देते हैं, जैसे यहाँ पर P नाम दे देते हैं और यहाँ पर Q नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि APB जो है यह लघु चाप हो गया, छोटा चाप हो गया, और AQB जो है यह दीर्घ चाप हो गया, बड़ा चाप है। तो जब जीवा और लघु चाप के द्वारा क्षेत्र जो घिरा हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड, और जीवा और बड़े वाला यानी कि दीर्घ चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो इसी का नाम हो जाता है लघु वृत्तखंड, क्योंकि यह छोटा है, और इसका ही नाम हो जाता है दीर्घ वृत्तखंड। आप लोग समझ गए होंगे। ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है, और इधर भी ये जो पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो इस नीचे वाले को ही हम लोग क्या कहेंगे लघु वृत्तखंड कहते हैं, और इस ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नाम लिख सकते हैं कि यहाँ पर APB जो है वह लघु वृत्तखंड है, APB क्या है लघु वृत्तखंड है, और AQB जो है ये बड़ा वाला टुकड़ा, इसे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे AQB दीर्घ वृत्तखंड है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि जीवा तथा चाप से ही घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर किसे कहते हैं। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड जिसे माइनर सेक्टर कहा जाता है, और एक दीर्घ त्रिज्यखंड जिसे मेजर सेक्टर कहा जाता है। इसे भी हम लोग फिगर से समझ लेते हैं, बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो ये मान लीजिए वृत्त है और ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। तो वृत्त में आप दो त्रिज्या खींच लीजिए कहीं पर भी, जैसे एक त्रिज्या यहाँ और एक त्रिज्या यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु नाम दे देते हैं A और इस बिंदु का नाम दे देते हैं B। तो देखिए कि वृत्त की दो त्रिज्या हो गई OA और OB, और ये जो टुकड़ा हुआ वृत्त का, ये जो भाग हुआ A से B तक का, इसे हम लोग चाप कहते हैं। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा ये चाप जो है इससे घिरे हुए क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। तो इस तरह से इस फिगर में भी दो त्रिज्यखंड हो गया। इधर नाम अगर हम दे दें P और इधर हम नाम दे दें Q, तो देखिए एक त्रिज्यखंड हो गया OAPB, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला टुकड़ा, और एक त्रिज्यखंड हो गया OAQB, ये वाला टुकड़ा जो दिख रहा है आपको। तो दो टुकड़ा दिख रहा है, दो क्षेत्र दिख रहा है, तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं, क्योंकि यह त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए इसका नाम त्रिज्यखंड हो गया है। तो देखिए इस फिगर में जो APB है यह लघु चाप है, छोटा चाप है, और AQB जो है यह दीर्घ चाप है, बड़ा चाप है। तो वृत्त की दो त्रिज्या और जो लघु चाप है उससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और वृत्त की दो त्रिज्या तथा दीर्घ चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये जो पार्ट हुआ, ये वाला भाग, इसे हम लोग कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, टुकड़ा देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, ये हो गया। इसको अलग अलग बना के दिखाएं तो ये होगा, देखिए एक आपका ऐसा बनेगा OAPB। तो ये जो टुकड़ा हुआ, ये जो क्षेत्र हुआ, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। और इस बड़े वाले टुकड़े को भी दिखाते हैं बना करके,
ऐसा ए, यहाँ पर है Q, यहाँ पर B और यहाँ पर O, तो ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड और इस वाले टुकड़े को बोलेंगे हम लोग लघु त्रिज्यखंड। तो हम लोग यहाँ पर नाम लिख करके भी बता सकते हैं कि यहाँ OAPB लघु त्रिज्यखंड है तथा OAQB दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो इस तरह से हम लोग त्रिज्यखंड को भी समझ लिए और इस वीडियो में जितना भी टॉपिक था हम लोगों ने सभी को बारी बारी से समझ लिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।